ब्लैक होल्स पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और एक तरह से सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और कोई भी चीज़ एक बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार चल जाती है तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाती, फिर भले वो लाइट ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं और ब्लैक होल्स के कितने टाइप्स होते हैं? और क्या आप लोगों को ये पता है कि ब्लैक होल्स खत्म भी हो सकते हैं? अब वो कैसे हो सकते हैं वो तो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। जब एक स्टार जिसका मास 2 से 3 सोलर मास के बराबर हो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स करता है, तब एक ब्लैक होल फॉर्म होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सोलर मास हमारे सन के मास के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर किसी स्टार को ब्लैक होल बनना है तो उसका मास कम से कम हमारे सन के मास से 2 से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए ज़रा इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं। स्टार्स बेसिकली गैस के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से वो बर्न होते हैं। तो हम एक स्टार का एग्जाम्पल लेते हैं और मान लीजिए वो स्टार हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। तो अब क्योंकि इतने ज़्यादा हाइड्रोजन एक जगह पे इकट्ठी हो गई है तो वो उस स्टार के सेंटर पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस स्टार के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होना स्टार्ट होंगे और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से थर्मल एनर्जी रिलीज होगी जो बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ एक्सर्ट हो रही है और हीट एनर्जी की वजह से जो फोर्स बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रही है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिर वो स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन दोस्तों, जो स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से जो हाइड्रोजन था वो हीलियम में कन्वर्ट होगा और हीलियम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऐसे ही करते करते हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। और दोस्तों, ऐसे ही करते करते एक पॉइंट आएगा जब हाइड्रोजन आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयरन एक मेटल होता है और वो जल्दी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जब हाइड्रोजन आयरन में कन्वर्ट हो चुका होगा तब उस स्टार के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी और फिर वो स्टार जो बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उस स्टार का मास अभी भी उतना ही है और वो अपने कोर की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी एक्सर्ट कर रहा है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा और एक सुपरनोवा ब्लास्ट होगा। और उस सुपरनोवा में वो स्टार अपना ऊपरी लेयर स्पेस में फैला देगा और जो बचेगा वो होगा उसका कोर। और क्योंकि वो स्टार अपने कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था तो उस प्रेशर की वजह से वो कोर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा और एक ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। और वो कोर कितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने पूरे अर्थ को एक छोटे से मटर के दाने जितना छोटा कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा हम लोग कैसे कंप्रेस कर सकते हैं बिना उसका मास कम किए। मतलब अगर हम कंप्रेस कर भी पाएंगे तो आधे साइज का कर पाएंगे, 1/4 साइज का कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1/6 या 1/10 टाइम्स कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरे अर्थ को एक छोटे से मटर के दाने जितना छोटा करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर समझना होगा। दोस्तों, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो एटम होता है उसका लगभग सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन दोस्तों, वो न्यूक्लियस एटम के साइज के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक फुटबॉल स्टेडियम है जो है हमारा एटम और उसके एकदम बीचों बीच हम एक छोटा सा मटर का दाना रख दें जो कि शायद दूर से दिखाई भी ना दे। तो वो जो मटर का दाना होगा वो होगा न्यूक्लियस और वो फुटबॉल स्टेडियम होगा हमारा एटम। तो आप समझ सकते हैं कि एटम 99.9% खाली होता है। तो अब जब हम लोग उस एटम को कंप्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कोलाइड करेंगे और फिर डीके हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स फॉर्म कर देंगे। तो ऐसे में बनेगा एक न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल्स में जो एटम्स रहते हैं वो और ज़्यादा कंप्रेस होते हैं और शायद एक पॉइंट के बाद वो एटम्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया कि एटम्स इतने ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं और एक स्टार के कोर में एटम्स करोड़ों की तादाद में होंगे। और हम अगर उन सारे एटम्स का साइज छोटा कर दें तो उस पूरे के पूरे कोर का साइज छोटा हो जाएगा और फिर वो एक ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। और अब दोस्तों, अपने मास के बेसिस पे ब्लैक होल्स 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं मिनिएचर ब्लैक होल्स,
जिनका मास हमारे मून के मास तक हो सकता है। और जो दूसरा टाइप है वो है स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका मास लगभग 10 सोलर मास तक हो सकता है। और जो तीसरा टाइप है वो है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जिनका मास 1000 सोलर मास तक हो सकता है। और जो आखिरी टाइप है वो हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनका मास 10⁵ सोलर मास से 10⁻10 सोलर मास तक हो सकता है। और अब शायद कुछ ही लोगों को ये पता हो कि ब्लैक होल्स खत्म भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, और इस प्रोसेस में ब्लैक होल अपना मास रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में छोड़ता है। और जैसे जैसे ब्लैक होल का मास कम होता जाता है वैसे वैसे इस प्रोसेस का स्पीड बढ़ जाता है और अपना मास लूज करते करते एक पॉइंट आता है जब ब्लैक होल खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो है कि एक नॉर्मल स्टेलर ब्लैक होल को खत्म होते होते बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। और दोस्तों, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट। काफ़ी सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन गया तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भले ही वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन गया है लेकिन उसका मास उतना ही रहता है और इसी वजह से उसकी ग्रेविटी उतनी ही रहती है। तो इसको आप लोग कुछ इस तरह समझिए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है, और अगर हम उस फैब्रिक पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जिसमें मास है तो उस फैब्रिक में गड्ढा हो जाता है, जैसा कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं। तो अब जब वो ऑब्जेक्ट एक स्टार था तब उसका साइज काफ़ी बड़ा था और जो पूरा मास है वो एक काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। लेकिन अब जब उस स्टार को हम कंप्रेस करके एक बहुत ही छोटे साइज का बना देते हैं तो जितना भी मास है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और फिर उस पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनता है और कोई भी चीज़ एक बार उस गड्ढे में गिर जाए फिर वो बाहर वापस निकल के नहीं आ सकता। तो इसी वजह से देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर हमारा अर्थ एक ब्लैक होल बन गया तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये सोलर सिस्टम को खा जाएगा, जैसा कि नॉर्मली ब्लैक होल्स करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भले ही अर्थ एक ब्लैक होल बन गया है लेकिन इसका मास उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी रहेगी और ये अपने ऑर्बिट में एज इट इज घूमता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के काफ़ी नज़दीक आता है तो अर्थ उसे अपने अंदर ज़रूर खींच लेगा। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ब्लैक होल्स स्पिन भी करते हैं और उनके स्पिन करने से उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। अब ब्लैक होल स्पिन क्यों करते हैं और स्पिन करने से उनके अंदर क्या स्पेशल एबिलिटी आती है, ये तो आप लोगों को हमारा स्पिनिंग ब्लैक होल वाला वीडियो देख के ही पता चलेगा। आप वो वीडियो ऊपर आ रहे कार्ड से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।